Di harti शिरेनियों के रुत्ते बचामा पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम लोग पपीता की वैज्ञानिक खेती पे चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, पिज्जा बर्गर फास्ट फूड के जमाना में हमसे तो अच्छी ये पंछियां हैं जिनको पता है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। किसान भाइयों, तो चलिए पपीता खाने के 8 अद्भुत फायदे को जानते हैं। पहला जो फायदा है पपीता खाने का, पपीता में पेपेन नामक एंजाइम होता है जो पाचन तंत्र को बेहतर रखने में मदद करता है। दूसरा जो फायदा है पपीता खाने का, पपीता में कैलोरी की मात्रा कम और फाइबर अधिक होता है जो वजन को घटाने में मददगार होता है। तीसरा जो फायदा है पपीता खाने का, पपीता में एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी और विटामिन ई होते हैं जो स्किन को हेल्दी रखने में मदद करता है। चौथा जो फायदा है पपीता खाने का, पपीता में विटामिन ए और कैरोटीनॉइड होते हैं जो आंखों की रोशनी को बनाए रखने में मददगार होते हैं। किसान भाइयों, पांचवा जो फायदा है पपीता खाने का, पपीता में फाइबर, पोटेशियम और विटामिन की अच्छी मात्रा होती है जो दिल को हेल्दी रखने में मदद करता है। छठा जो फायदा है पपीता खाने का, पपीता में विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है जो इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद करती है। सातवां जो फायदा है पपीता खाने का, पपीता में शुगर की मात्रा कम होती है और इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है जो डायबिटीज मरीजों के लिए फायदेमंद होता है। आठवां जो फायदा है पपीता खाने का, पपीता में विटामिन ए और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो बालों को मजबूत और चमकदार बनाने में मदद करते हैं। किसान भाइयों, कृषि को अगर आपको एक व्यवसाय के रूप में करना है तो पपीता की खेती आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। पपीता की खेती से कम लागत में आप अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। पपीता लागत मूल्य का 1 साल में 10 से 15 गुना रिटर्न देता है। किसान भाइयों, कृषि को अगर आपको एक व्यवसाय के रूप में करना है तो आपको कृषि के 5 मूल मंत्र अपनाने होंगे। पहला जो मूल मंत्र है वो सही फसल का चुनाव है। दूसरा जो मूल मंत्र है सही प्रभेद किस्म का चुनाव है। तीसरा जो मूल मंत्र है सही मौसम का चुनाव है। चौथा जो मूल मंत्र है वैज्ञानिक पद्धति से खेती करना है। पांचवा जो मूल मंत्र है एकीकृत कृषि प्रणाली अपनाना है। किसान भाइयों, सही फसल का चुनाव की अगर बात की जाए तो पपीता का चुनाव आपको करना है। पपीता का चुनाव करने के पीछे कारण यह है कि पपीता जो है एक व्यावसायिक फसल है और कम लागत में अच्छा मुनाफा देता है। प्रति एकड़ 1000 पपीता का पौधा लगता है और जो रिसर्च में हम लोग अपने फार्म पे जो लिए हैं पपीता रेड लेडी ताइवान 786 प्रति पौधा, वो 80 किलो मिनिमम हम लोग लिए हैं और मैक्सिमम जो उत्पादन लिए हैं प्रति पौधा वो 120 किलो हम लोग लिए हैं फार्म पे रिसर्च के दौरान। तो अगर हम मिनिमम भी लेके चलें तो 80 किलो अगर मिनिमम भी एक पौधा से उत्पादन अगर हमारे किसान बंधु कर लेते हैं तो 1000 पौधा से 80,000 किलो उत्पादन आपका हो जाएगा प्रति एकड़। पपीता का जो रेट है मार्केट में वो 20 रुपया प्रति किलो से लेके 40 रुपया प्रति किलो तक जाता है आपका किसानों के द्वारा थोक में बिक जाता है। अगर मिनिमम रेट भी अगर हम लोग लें 20 रुपया प्रति किलो तो 80,000 किलो से अगर इसका हम लोग गुना कर देंगे तो 16 लाख आप क्या कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, आप लाभ ले सकते हैं आप पपीता की खेती करके। इसलिए हम लोग पपीता का फसल का चुनाव किए हैं हम लोग, जो पहला मूल मंत्र है सही फसल का चुनाव में। किसान भाइयों, दूसरा मूल मंत्र सही प्रभेद किस्म का चुनाव के बारे में अगर बात किया जाए तो पपीता के बहुत सारे वेराइटी हैं जैसे सोलो, सनराइज सोलो, रांची, बारवानी, मधुबिंदु, पूसा नन्हा, आरका प्रभात, कुरघानी ड्यू, पूसा डिलीशियस, रेड लेडी ताइवान 786, ये पपीता के आपके प्रभेद हैं। लेकिन जो इनमें से जो आपको प्रभेद चुनाव करना है वो रेड लेडी ताइवान 786 करना है। रेड लेडी ताइवान 786 क्यों करना है, इसके पीछे जो कारण है, रेड लेडी जो है अधिक उपज देने वाला प्रभेद है और ये एक गाइनोडाइसियस प्रभेद है जिसमें नर मादा जो है दोनों प्रकार के जो फूल हैं वो एक ही पौधा में आते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका 100% अगर फूल बनता है पौधा में तो उससे फल आने का गारंटी है। इस प्रभेद से फूल भंगा होने का जो चांस है पपीता में जो जनरली होता है, फूल आता है लेकिन फल नहीं आता है, फूल भंगा हो जाता है,
वो ये प्रभेद में जो डिमेरिट है वो नहीं है। तो आपको जो चुनाव करना है सही प्रभेद में पपीता के लिए, वो आपको रेड लेडी ताइवान 786 ही करना है। भाइयों, तीसरा मूल मंत्र सही मौसम के चुनाव के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो पपीता लगाने का जो उत्तम समय है वो फरवरी माह के अंतिम सप्ताह से लेके मार्च माह के प्रथम सप्ताह तक है। इसके पीछे क्या कारण है, इसी समय पपीता क्यों लगाना है, वैज्ञानिक क्या कारण देते हैं, चलिए उसको हम लोग समझते हैं। इस समय जब पपीता जब वैज्ञानिक लगा के जब देखें तो जड़ सड़न जो रूट रॉट जो समस्या आता है पपीता में वो कम देखा गया, और पपीता पत्ती कर्ल वायरस जो है पपाया लीफ कर्ल वायरस वो उसका भी जो इफेक्ट है वो कम देखा गया है जब हम पपीता को फरवरी माह के अंतिम सप्ताह से लेकर मार्च माह के प्रथम सप्ताह तक जब हम इसका रोपाई जब कर लेते हैं खेत में, तो ये दो जो बीमारी है उसका जो प्रकोप जो होता है वो पपीता पे कम देखा गया है रिसर्च के दौरान। तो आपको जो पपीता लगाना है वो आपको फरवरी माह के अंतिम सप्ताह से मार्च माह के प्रथम सप्ताह तक आपको खेत में लगा लेना है। किसान भाइयों, चौथा मूल मंत्र वैज्ञानिक पद्धति से खेती की बात की जाए तो वैज्ञानिक पद्धति से लागत मूल्य जो है वो कम हो जाता है और उत्पादन बढ़ जाता है। तो पपीता का वैज्ञानिक पद्धति से कैसे खेती होगी, चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जो इसको हम लोग 4 चरण में हम लोग सीखेंगे। वैज्ञानिक पद्धति से खेत की हम लोग तैयारी कैसे करेंगे, वैज्ञानिक पद्धति से पौधे की रोपाई कैसे करेंगे, वैज्ञानिक पद्धति से पौधे की सिंचाई हम लोग कैसे करेंगे, और वैज्ञानिक पद्धति से पौधे की फर्टिगेशन कैसे करते हैं। तो वैज्ञानिक पद्धति जो है वो करता क्या है, लागत मूल्य को कम कर देता है और उत्पादन को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो चलिए इसको हम लोग डिटेल्स में समझते हैं। किसान भाइयों, वैज्ञानिक पद्धति से खेत की तैयारी पपीता के लिए कैसे करना है, चलिए इसको समझते हैं। सबसे जो पहला हल जो खेत में चलाना है आपको मई महीना में, वो मिट्टी पलटने वाला हल चलाना है। इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे जो कारण है, अगर मिट्टी पलटने वाला हल जब आप खेत में चला दीजिएगा तो ये खरपतवार का प्रबंधन करता है और जो कीड़े मकोड़े हैं उसका भी प्रबंधन करता है। जब पलटने वाला हल खेत में चलेगा तो मिट्टी को क्या करेगा, पलट देगा, यानी जो सतह पे जो खरपतवार है वो पलट के कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। और आपको पता है जो पौधा है वो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के क्रिया से ही आपका क्या करता है, खाना बनाता है, भोजन तैयार करता है। जब पलट के नीचे आ जाएगा तो उसको सूरज का प्रकाश नहीं मिलेगा और वो खाना नहीं बना पाएगा और वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा और सड़ जाएगा, और सड़ के क्या हो जाएगा, खाद बन जाएगा। तो इससे खरपतवार का प्रबंधन के साथ साथ कंपोस्ट भी तैयार हो जाएगा हमारे खेत में। और दूसरा जो कारण है जो कीड़ा मकोड़ा है, जैसे हम लोग जानते हैं कि कीड़ा मकोड़ा का क्या होता है, आपका लाइफ साइकिल होता है, हम लोग का भी जीवन चक्र होता है, वैसे ही कीड़ा मकोड़ा का भी जीवन चक्र होता है। कीड़ा क्या करता है, अंडा देता है, फिर अंडा से लार्वा निकलता है, वो प्यूपा में कन्वर्ट होता है और उसके बाद फिर एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये आपको पता होना चाहिए कि जो लार्वा है जिसको कैटरपिलर हम लोग बोलते हैं, लार्वा है या एडल्ट है, यही जो है हमारे फसल पपीता को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो आपको क्या करना है, जब ये पलटने वाला हल जब आपको खेत में जब आप चला दीजिएगा तो जो कीड़ा मकोड़ा का जो अंडा है या जो प्यूपा का जो चरण में जो स्टेज में जो कीड़ा मकोड़ा जमीन में जो पड़ा हुआ है मिट्टी में, जब पलटने वाला हल चलाइएगा तो पलट के ऊपर आ जाएगा। और आपको पता है कि सूरज के प्रकाश में अल्ट्रा रे यूवी रे होते हैं, जब उस पर पड़ेगा तो उसके अंडा के अंदर जो जीव है या प्यूपा के अंदर जो जीव है उसको ये यूवी रे क्या करेगा, मार देगा। तो बस एक पलटने वाला हल आपको शुरुआत में मई माह में आपको चला देना है आपके खेत में, जिसे खरपतवार का प्रबंधन और कीट मकोड़े का जो प्रबंधन है वो हो जाएगा। किसान भाइयों, पलटने वाला हल खेत में चलाने के बाद आपको खेत को खाली छोड़ देना है और जून जुलाई में उस खेत में हरी खाद लगा लेना है, जैसे ढैंचा, सनई, उर्द, मूंग, लोबिया, ग्वार। इसको लगाने के पीछे कारण है कि ये मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि कर देता है, मिट्टी की संरचना में सुधार कर देता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देता है, कीट और रोगों से बचाव करता है हरी खाद। तो इसको आपको अनिवार्य रूप से जून जुलाई में उस खेत में लगा देना है। किसान भाइयों, जो दूसरा हल खेत में चलाना चाहिए वो डिस्क प्लो है, जिसको तावा हल बोलते हैं। इसको कब चलाना है, जो हरी खाद जो आप अपने खेत में लगाए हैं
उस हरी खाद में फूल आने से पहले, यानी जब वो पौधा नरम हो और हरा हो, तब डिस्क प्लो को क्या करना है, आपको खेत में चला देना है। इसको चलाने से क्या होगा, जो हरी खाद है वो मिट्टी में मिल जाएगी, अच्छा तरीका से मिल जाएगा और सड़ के जो पोषक तत्व है वो खेत में उपलब्ध करा देगा हमारा पपीता के पौधा के लिए। किसान भाइयों, डिस्क प्लो तावा हल आपको एक बार जनवरी में फिर से उस खेत में चला देना है। और ये हल को चलाने से पहले आपको क्या करना है, ट्राइकोडर्मा जो पाउडर है प्रति मीटर स्क्वायर के लिए 10 से 25 ग्राम खाद या वर्मी कंपोस्ट में मिला के मिट्टी में डाल देना है। और डालने के बाद इस हल को क्या करना है, जो तावा हल है, डिस्क हल है, इसको अपने खेत में जनवरी माह में आपको चला देना है। ये हल चलाने के बाद जब खेत आपका तैयार हो जाएगा, उसी समय आपको क्या करना है, खेत का घेराबंदी भी आपको अच्छी तरीका से कर लेना है, क्योंकि पपीता जो है एक व्यावसायिक फसल है और आप घेराबंदी नहीं कीजिएगा तो जंगली जानवर आके उसको बर्बाद कर देंगे और चोरी होने का भी समस्या बना रहता है। तो आप जब तैयार कर लीजिएगा तो उस खेत को अच्छी तरीका से आपको क्या करना है, घेराबंदी कर लेना है। किसान भाइयों, जो तीसरा हल आपको उस खेत में चलाना है वो हल मोल्ड बोल्ड हल है। इसको चलाने से मिट्टी जो है वो ढीला हो जाता है और मिट्टी पलट जाता है। खरपतवार को यह हल जो है दबा देता है। मिट्टी पलटने के बाद बीज के लिए अच्छा सतह तैयार कर देता है। मिट्टी का जो जल निकासी है उसमें यह हल सुधार करता है। फसल और शेष का प्रबंधन करने में ये मदद करता है, उसको दबा देता है। ह्यूमस और उर्वरता में वृद्धि करता है ये हल, कीटों और उनके अंडे को नष्ट करता है। तो कुल मिला के जो ये है, हल चलाने का बहुत फायदा है। तो ये हल आपको क्या करना है, लास्ट में चलाना है। तीसरा जो हल है यही हल है, आपको खेत में क्या करना है, चलाना है। किसान भाइयों, जो मोल्ड बोल्ड हल है उसको आपको फरवरी माह के दूसरे सप्ताह में चलाना है। और इसके चलाने के बाद आपको क्यारी बना लेना है, आपको मेड़ बना लेना है। जो मेड़ का जो दूरी आपको रखना है, मेड़ से मेड़ की दूरी वो 1.8 मीटर आपको रखना है। अगर फीट में बात करें तो 5.9 फीट आपको मेड़ से मेड़ की दूरी को क्या करना है, आपको रखना है। और मेड़ बनाने के बाद आपको प्लास्टिक से मल्चिंग कर लेना है या खरपतवार जो है उससे क्या करना है, आपको मल्चिंग कर लेना है। जो ऊंचाई जो मेड़ का रहेगा वो आपको 0.5 से आपको 1 फीट का ऊंचाई रहेगा। और जो मेड़ का चौड़ाई आपको रखना है 2 से 2.5 फीट आपको मेड़ का चौड़ाई रखना है। मल्चिंग करने का जो फायदा है किसान भाइयों, वो मिट्टी में नमी जो है बना रहता है मल्चिंग से। जो खरपतवार है उसका नियंत्रण हो जाता है, उसका कमी हो जाता है। और मिट्टी का जो तापमान है वो भी जो मल्चिंग है नियंत्रण करता है। और मिट्टी की जो उर्वरता में सुधार है वो मल्चिंग के कारण भी होता है, जिससे क्या होता है, पौधे में वृद्धि होती है और पौधा जो है स्वस्थ उसका होता है, स्वस्थ हो जाता है और वो अच्छा उत्पादन देता है। किसान भाइयों, वैज्ञानिक पद्धति के अब हम लोग दूसरे चरण में पौधे की रोपाई कैसे करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो पौधा आपको रोपाई करना है उसमें जो प्रभेद आपको लेना है, जो शुरू में ही हम लोग चर्चा कर लिए थे, आपको रेड लेडी लेना है। और जो आपका पौधा से पौधा और जो क्यारी से जो क्यारी दूरी रखना है वो 1.8 मीटर रखना है। 5.9 फीट जो है आपको रखना है, यानी मीटर में आपको 1.8 मीटर रखना है और फीट में 5.9 फीट आपको रखना है। और पौधा को क्या करना है, इतनी दूरी पे आपको क्या करना है, रोपाई कर लेना है मेड़ के ऊपर जो आप मेड़ बनाए हैं। किसान भाइयों, पपीता का पौधा रोपण करने के बाद आपको ह्यूमिक एसिड प्लस फुल्विक एसिड का आपको घोल बना के पौधा है उस पे आपको क्या करना है, छिड़काव कर देना है। नहीं तो आपको सॉइल ड्रेंचिंग कर देना है, नहीं तो अगर आप ड्रिप लगाए हुए हैं अपने खेत में, जो लगाना अनिवार्य है आपको वैज्ञानिक पद्धति में, तो उसके माध्यम से आपको क्या कर देना है, ये जो रसायन है इसको डाल देना है अपने पपीता का जो पौधा है उसमें। इसके पीछे डालने का ये कारण है कि जो शुरुआत में जो बीमारी जो पौधे में आती है वो बीमारी नहीं आएगा और जो पौधा का जो
ग्रोथ है वो अच्छा होगा, जो पौधा है वो हेल्दी होगा, सेहतमंद होगा। तो आपको निश्चित तौर पे ह्यूमिक एसिड और फुल्विक एसिड जो वैज्ञानिक रिकमेंड करते हैं उसको क्या करना है, आपको ड्रिप के माध्यम से आपको डाल देना है। और कितना डालना है आपको, 1 से लेके 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ आप ड्रिप के माध्यम से आपको डाल देना है पौधे पे। अगर आपको ड्रिप आपके खेत में आप नहीं लगाए हैं उस समय, तो आपको क्या करना है, ड्रेंचिंग करना है, सॉइल ड्रेंचिंग। तो सॉइल ड्रेंचिंग में आपको 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के आपको क्या करना है, मग्गा से या जो भी आपको यंत्र हैं जो आपके पास, उससे आपको क्या करना है, पौधे का जो जड़ है उस पे क्या करना है, आपको डाल देना है। या आप पर्णीय जो फोलियर स्प्रे है वो भी आप कर सकते हैं। 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के आप ह्यूमिक एसिड और फुल्विक एसिड का आप पर्णीय छिड़काव भी आप कर दीजिएगा। तो इससे जो पौधा है वो हेल्दी हो जाएगा और जो मरने का जो चांस है पौधा का वो कम हो जाएगा। किसान भाइयों, वैज्ञानिक पद्धति के तीसरे चरण में हम लोग ये सीखेंगे कि पपीते की पौधे की सिंचाई वैज्ञानिक पद्धति से कैसे करना है। आपको पपीते के खेत में निश्चित रूप से आपको ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपनाना है। इस विधि से जो पानी है बूंद बूंद करके पौधे के जड़ के पास सीधा पहुंच जाता है। इससे फायदा ये होता है कि जितना पानी पपीते को जरूरत है उतना ही पानी इस विधि से पपीता को मिलता है। सिंचाई प्रणाली अपनाने का जो दूसरा फायदा है वह यह है कि पानी का जो उपयोग है वो कुशलता से होता है और खरपतवार का जो वृद्धि है वो खेत में कम हो जाता है। तो किसान भाइयों, आपको निश्चित रूप से अगर पपीता से आपको 16 लाख रुपया कमाना है, आपको एक व्यावसायिक रूप से खेती करना है, तो आपको ड्रिप सिंचाई प्रणाली अवश्य निश्चित रूप से आपको अपनाना है, तभी जाके आप अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते हैं। किसान भाइयों, वैज्ञानिक पद्धति के चौथे चरण में हम लोग ये सीखेंगे कि पौधे में फर्टिगेशन कैसे करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि फर्टिगेशन का फायदा क्या है, आखिर वैज्ञानिक इसको रिकमेंड क्यों कर रहे हैं पपीते की खेती में। फर्टिगेशन से उर्वरक और पानी दोनों का उपयोग कम हो जाता है, क्योंकि पोषक तत्व सीधे पौधे की जड़ों तक पहुंचते हैं, जिससे लीचिंग पोषक तत्वों का बह जाना और वाष्पीकरण कम हो जाता है। भाइयों, फर्टिगेशन से पौधे को सही मात्रा और सही समय पर पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे उनकी वृद्धि और उपज में सुधार होता है। किसान भाइयों, फर्टिगेशन करने से फसल की गुणवत्ता में भी सुधार होती है, क्योंकि पौधे आवश्यक पोषक तत्वों की कमी से नहीं जूझते हैं। उनको सही समय पे सही मात्रा में उनको फर्टिगेशन यानी पानी के साथ फर्टिलाइजर हम लोग फर्टिगेशन के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, उपलब्ध करवा देते हैं। किसान भाई, तो चलिए अब हम लोग यह जानते हैं कि फर्टिगेशन जो पपीते के पौधे में करना है वो कौन कौन से अवस्था में करना है, कितने कितने दिन पे करना है, क्या मात्रा रहेगा, क्या डोज रहेगा। चलिए इसको समझते हैं। जो पहला जो अवस्था है फसल का, जो पपीते का फसल का, वो रोपाई से लेके फूल आने तक जो 90 दिन का ये अवस्था जो होता है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, ये हम लोग प्रति पौधा हम लोग 125 ग्राम नाइट्रोजन, 125 ग्राम फास्फोरस और 125 ग्राम हम लोग क्या करेंगे, पोटाश लेंगे और इसको 9 भाग में हम इसको विभाजन कर देंगे। 9 भाग में विभाजन कर देंगे प्रति पौधे के हिसाब से, और इसको 10 दिन के अंतराल पे हम लोग ड्रिप के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, पौधे को दे देंगे। जो दूसरा जो अवस्था है, जो चरण है, फूल आने से लेके पहली कटाई तक, तो उस सब ये जो चरण होता है 120 दिन का होता है। इसमें हम लोग प्रति पौधा नाइट्रोजन जो है वो 62.5, पोटाश जो है आपको 62.5, और जो आपका पोटाश है वो आपको 125 ग्राम जो क्या करना है, लेना है आपको। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, नाइट्रोजन जो लेना है आपको 62.5 और जो फास्फोरस लेना है वो 62.5 लेना है।
दोनों, और जो पोटास लेना है वो 125 ग्राम लेना है और इसको 17 भाग में क्या करना है, विभाजन कर देना है और इसको आपको 7 दिन यानी 1 सप्ताह के अंतराल पे ड्रिप से आपको क्या करना है, पौधे को दे देना है। जो तीसरा जो चरण है, पहली कटाई से लेके जब तक फसल का जो अवधि है समाप्त ना हो जाए, ये 150 दिन का होता है। इसमें आपको 62.5 नाइट्रोजन लेना है प्रति पौधा ग्राम में, इसको लेना है। फास्फोरस जो है 62.5 लेना है आपको प्रति पौधा ग्राम में, इसको भी लेना है। और पोटास आपको 200 से 250 आपको क्या करना है, ग्राम लेना है प्रति पौधे के हिसाब से। और इसको क्या करना है, 19 भाग में विभाजन करके आपको ड्रिप के माध्यम से क्या करना है, आपको पौधे को फर्टिगेशन करना है, यानी सिंचाई में ये जो खाद है इसको मिक्स करके क्या करना है, आपको पौधे तक ड्रिप के माध्यम से, ड्रिपर के माध्यम से आपको क्या करना है, देना है। ये जो है डोज है, ये आपको अपनाना है, तभी जाके जो आपका उत्पादन है, जो हम लोग रिसर्च फार्म पे जो पपीता का जब रिसर्च हम लोग करते थे तो उसमें जब जो उत्पादन निकल के आया है, वो उत्पादन आपको ये जो डोज है जब आप डालिएगा तभी आपको मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। भाइयों, कृषि का जो 5वां मूल मंत्र है वो एकीकृत कृषि प्रणाली है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। पपीता की खेती जो होती है उसमें रोज से रोज जो दूरी है वो 5.9 फीट होता है और पौधा से पौधा भी जो दूरी होता है वो 5.9 फीट का होता है। तो बीच में जो दूरी है, बीच में जो जगह है वो काफी बच जाता है। तो उसमें वैज्ञानिक जो रिकमेंड किए हैं, आप मसालेदार जो खेती है, मसालेदार जो फसलों की जो खेती है वो आप कर सकते हैं खरीफ मौसम में, रबी मौसम में। इसके साथ साथ आप मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। जब पपीता थोड़ा बड़ा हो जाए तो आप उसमें मुर्गी पालन जैसे कड़कनाथ का आप कर सकते हैं, बतख पालन आप कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको अतिरिक्त पपीता के अलावा आपको अतिरिक्त जो आय है, ये जो घटक है कृषि के, ये जो आय है इससे आपको मिल जाएगा। तो आपको पपीता के साथ एकीकृत कृषि प्रणाली को आपको अपनाना है। भाइयों, पपीते में बीमारी और उनके लक्षण के बारे में अगर बात किया जाए तो पपीता में जो मुख्य बीमारी है वो पपीता लीफ कर्ल वायरस है, जिसको पपाया लीफ कर्ल वायरस हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं। इसका जो लक्षण है, पत्तियां पे छोटी मुड़ी हुई और चमड़े जैसी हो जाती है। जो पत्ती जो होती है छोटी हो जाती है, मुड़ी हुई हो जाती है और चमड़े जैसी हो जाती है। इसका जो संक्रमण का जो तरीका है वो सफेद मक्खी जो होता है, बेमेसिया टेबेसी जो है, उसके द्वारा फैलता है। तो इसका रोकथाम के लिए आपको क्या करना है, इमिडाक्लोरोपिड जो दवा है 2 से 2.5 ml प्रति लीटर पानी में आपको क्या करना है, मिला के आपको 2 सप्ताह के अंतराल पे आपको क्या करना है, स्प्रे करना है। तो ये जो बीमारी है, क्योंकि ये वायरस है, इसका तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन ये सफेद मक्खी है वो क्या करती है, इस बीमारी को एक पौधा से दूसरे पौधा पे फैलाती है। तो हम सफेद मक्खी का कंट्रोल कर लेंगे तो ये जो बीमारी है वो एक पौधा से दूसरे पौधा पे नहीं फैलेगी। साथ में आपको ये करना है कि जो पौधा में ये बीमारी आ गया उस पौधा को आपको क्या करना है, खेत से उखाड़ के बहुत दूर फेंक देना है खेत से, नहीं तो उसको गड्ढा खोद के उसमें डाल देना है या उसको जला देना है। भाइयों, पपीता में जो दूसरा प्रमुख जो बीमारी है वो पपीते का रिंग स्पॉट वायरस है, पपाया रिंग स्पॉट वायरस जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। इसका जो लक्षण है, पपीता पे हल्के रंग का धब्बा हो जाता है और पत्तियों का जो सकरा और पतला जो होता है वो हो जाता है, पर्ण कुंचन हो जाता है या विकृत पर्ण हो जाता है। इसका जो संक्रमण होता है वो एक फीट से होता है, फीट के माध्यम से होता है। इसका रोकथाम के लिए आपको क्या करना है, इमिडाक्लोरोपिड है उसका 2 से 2.5 ml आपको घोल बना के स्प्रे कर देना है। या जो रोगग्रस्त जो पौधे है उसको क्या करना है, फील्ड से क्या करना, तुरंत उसको हटा देना है और हटा के उसको या तो जला देना है या जमीन में क्या करना है, इसको आपको दफना देना है। तो इसका आप क्या कर सकते हैं, इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं ये बीमारी का। किसान भाई, उपचार और रोकथाम करने के लिए बीमारियों का रोगग्रस्त पौधा जो है उसको क्या करना है, तुरंत आपको हटा देना है फील्ड से, ताकि जो रोग है वो अन्य पौधा में ना फैले। कीटनाशक और कवकनाशी का उपयोग आपको करना है रोग की गंभीरता के अनुसार, कि रोग ज्यादा है कि कम है उसके हिसाब से आपको कीटनाशक और कवकनाशी का प्रयोग करना है। पौधे को उचित मात्रा में पानी देना है, जो आप ड्रिप इरिगेशन से ही आपको देना है, ताकि जल जमाव जो है वो
खेत में ना हो सके। जल जमाव होगा तो फिर आपका जो रूट रॉट है, स्टेम रॉट है, ये आपका हो जाएगा पपीता में। मिट्टी को क्या करना है, अच्छा तरीका से आपको ढीला रखना है, ठीक है, टाइट कम्पैक्ट मिट्टी नहीं करना है, ताकि जो हवा है, पानी है, वो आसानी से पौधे तक पहुंच सके। खाद का उपयोग करना है ताकि जो पौधा है उसको आवश्यक पोषक तत्व मिल सके और उसका जो इम्यून पावर है, जो इम्यूनिटी है, वो बरकरार रहे और उसमें अच्छा ग्रोथ हो सके। खेती के जो औजार है उसको हमेशा साफ करते रहना है, ताकि जो रोग है एक पौधा से दूसरे पौधा में ना फैले। बीज और अंकुरन को प्रमाणित स्रोत से ही लेना है, ताकि वो रोग मुक्त रहे। आपको प्रमाणित स्रोत हो गया, कोई रिसर्च स्टेशन है वहाँ से लेना है, या यूनिवर्सिटी से लेना है, या आपको कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ से आपको बीज या जो पौधा है पपीता का आपको लेना है। संक्रमित मिट्टी और पौधे के पदार्थ को क्या करना है, आपको नष्ट कर देना है, ताकि जो रोग है उसका प्रसार ना हो सके। भाइयों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले आपको उसकी जानकारी मिल जाए।